हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल हरीश क्लासेस बुलंदशहर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। चलिए शुरू करें बिना किसी देरी के आज की क्लास को। आज की हमारी क्लास है अरबों की सिंध विजय, यानी इस्लाम के उदय के बाद अरब के रेगिस्तान में इस्लाम का उदय हुआ और अरब के रेगिस्तान में रहने वाले लोग अरबी कहलाए। इसके बाद जब इन्होंने धीरे धीरे इस्लाम का विस्तार किया, उसी के साथ साथ ये भारत की ओर बढ़ने लगे। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो एक पुस्तक है जिसका नाम है चचनामा। ठीक है, ये याद रखना, चचनामा। अरबों की सिंध विजय के बारे में सर्वप्रथम जानकारी हमें चचनामा नामक पुस्तक से मिलती है। यह चचनामा अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, जानकारी क्या है? अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय, अरबों की सिंध विजय के बारे में हमें जानकारी देती है। ये लिखी किसने थी? तो ये अज्ञात अरबी लेखक ने लिखी थी। ठीक है, अज्ञात लेखक। ठीक है, अज्ञात लेखक। लेकिन गूगल पे इसका जो लेखक है वो अल मसूदी दिखाया जाता है, वो गलत है। ठीक है, याद रखना, अज्ञात लेखक था। ठीक है, किसमें लिखी गई थी? पहले अरबी भाषा में लिखी गई थी, बाद में इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद। ठीक है, फ़ारसी भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद, फ़ारसी भाषा में इसका अनुवाद ठीक है, नासिरुद्दीन क़वाचा के समय अबू बकर कुकी ने किया। किसने किया था? फ़ारसी भाषा में अनुवाद अबू बकर कुकी। अबू बकर कुकी ने इस पुस्तक का अनुवाद बाद में फ़ारसी भाषा में किया। यह पुस्तक अरबों की सिंध विजय के बारे में जानकारी देती है। लिखा किसने था? अज्ञात अरबी लेखक। प्रारंभ में इसकी भाषा क्या थी? प्रारंभ में इसकी भाषा अरबी थी, अरबी भाषा। लेकिन बाद में इसको फ़ारसी भाषा में लिखा था अबू बकर कुकी ने। किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन क़वाचा के शासनकाल में। इसलिए ये पुस्तक महत्वपूर्ण होती है, याद रखना इसे, चचनामा को। ठीक है, चलिए, अरबों का सिंध अभियान। अरबों का सिंध अभियान क्या था और किस प्रकार अरब भारत आए? चलिए, पश्चिम से प्रवेश करने के लिए, अरबों को पश्चिम से भारत में प्रवेश करने के लिए, ठीक है, पश्चिम से प्रवेश करने के लिए चार मार्ग थे, चार मार्ग थे। अब ये चार मार्ग कौन कौन से थे? एक था हैबर घाटी, हैबर घाटी। नंबर सेकंड था बोलन घाटी। ये सब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वाले क्षेत्र में है, बोलन घाटी। ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला में है ये। तीसरा था मकरान तट, मकरान तट। और चौथा था समुद्री मार्ग। ठीक है, मकरान तट के पास ही समुद्री मार्ग। ये चार रास्ते थे उस समय भारत आने के लिए, जिनमें से तीन रास्ते थे स्थलीय मार्ग, जबकि चौथा रास्ता था जलीय मार्ग। ठीक है, ये यहाँ पर भारत आए, इन चारों रास्तों से भारत आए। आइए एक बार जानते हैं कि अरबों की भारत पर आक्रमण करने से पहले इनके साथ साथ किस प्रकार के संबंध थे। ठीक है, अरबों के आक्रमण से पहले अरब और भारत के मध्य संबंध। ठीक है, अरब एवं भारत के मध्य संबंध। अरब एवं भारत के मध्य संबंध क्या क्या थे? देखिए, प्राचीन काल में, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मध्यकाल में भारत और अरब के मध्य जो संबंध थे उनमें व्यापारिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण था। ठीक है, यहाँ पर कुछ बंदरगाह थे, जिन बंदरगाहों से व्यापार होता था
अरब के साथ, भारत का अरब के साथ, अरब का भारत के साथ, यानी पश्चिमी देशों के साथ बंदरगाह। कौन कौन से बंदरगाह? इनमें से कुछ प्रमुख बंदरगाह थे, जैसे एक का नाम था थाना, जो वर्तमान मुंबई में पड़ता है। थाना यानी मुंबई, ठीक है। एक था देवल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह था गुजरात का, और यहीं पर इसको लेकर के लड़ाई हुई थी, ठीक है, गुजरात में देवल बंदरगाह, यहाँ से भी इसके संबंध थे। तीसरा था खंबात की खाड़ी, ये भी गुजरात में है। कहाँ है ये? अरब सागर में स्थित गुजरात, ठीक है, गुजरात में, जहाँ पर नर्मदा और तापी नदी गिरती हैं, गुजरात, ठीक है, अरब सागर में। चौथा था सौपारा, महाराष्ट्र में। सौपारा ये कहाँ था? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। इसके बाद पांचवा ये था कोल्लीमल्ली, कर्नाटक। कोल्लीमल्ली, कर्नाटक। इसी के साथ साथ एक था आपके मालाबार, ये आपके केरल में, मालाबार। यहाँ से अरबों के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, उनमें से यहाँ से कुछ प्रमुख वस्तुएं लोड करके, ठीक है, जहाज़ों के माध्यम से कहाँ भेजी जाती हैं? वस्तुएं यहाँ से लाद करके जहाज़ों के माध्यम से सीरिया एवं मिस्र को भेजी जाती थी, जो कि व्यापारिक संबंध का दिखाते हैं हमें। किसके साथ? अरबों के साथ। अरबों के साथ ये व्यापारिक संबंध के बारे में दिखाते हैं। यहाँ से सामान भेजा जाता था, इन बंदरगाहों से सामान कहाँ? सीरिया एवं कहाँ भेजा जाता था? मिस्र। सीरिया एवं मिस्र भेजा जाता था। लेकिन जब इन्होंने भारत पर आक्रमण किया 712 AD में, मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया, तो उसके बाद अरब और भारत के व्यापारिक संबंध समाप्त हो गए, ठीक है। चलिए, 8वीं शताब्दी के आक्रमण के बाद ये सब चीज़ें समाप्त कर दी गई। आइए अब देखते हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण यानी अरब आक्रमण। तो पहला अरब आक्रमण, पहला अरब आक्रमण। तो ये पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत पर अरब कितने अरबी आक्रमण हुए? तो भारत पर मोहम्मद बिन कासिम से पहले 14 आक्रमण ऑलरेडी हो चुके थे। भारत पर जो ये आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का, वो 15वां आक्रमण था। तो हम सभी आक्रमण को नहीं देखेंगे, केवल इम्पोर्टेंट 8 आक्रमण को देख लेते हैं जो समय समय पर हुए। ये क्रम वाइज नहीं है, पहला दूसरा ऐसा नहीं है, बस ऐसा ही है कि पहला आक्रमण मतलब डेट बाय डेट हम देखेंगे। तो चलिए, पहला 636 AD, कौन सा? 636 AD पहला आक्रमण। वर्ष की बात करें तो वर्ष कब हुआ था? वर्ष में हुआ था वर्ष 636 AD। 636 AD 636 AD में पहला अरब आक्रमण हुआ था भारत पर, ठीक है, याद रखना इसको। और ये कहाँ हुआ था? स्थान की बात करें तो स्थान ये हुआ था थाना। कहाँ हुआ था? थाना यानी मुंबई। मुंबई के बंदरगाह पर यह पहला आक्रमण हुआ था, अरबी आक्रमण, जो कि असफल हो गया था। क्या हुआ था? असफल आक्रमण। आक्रमण कैसा हुआ था? ये आक्रमण हुआ था असफल, ठीक है, असफलता प्राप्त करी थी अरबियों ने। असफल आक्रमण, ठीक है, याद रखना इसको। असफल आक्रमण हुआ था। इस आक्रमण के समय जब यह भारत पर आक्रमण हुआ, तो इस आक्रमण के समय खलीफा कौन थे? तो खलीफा लिखेंगे हम, खलीफा इस्लाम के दूसरे खलीफा बने थे, मैंने नाम बताया हुआ था उनका, उमर, ठीक है, उमर दूसरे खलीफा थे। इसी आक्रमण के समय पहली बार भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए। तो पहली बार भारत के लोग इस्लाम के संपर्क में आए। यानी भारतीय लोगों को अब तक ये नहीं पता था कि इस्लाम वास्तव में है क्या। जब ये मुंबई तक पहुंच चुके थे तो मुंबई के लोगों को इन्होंने इस्लाम के बारे में बताया कि इस्लाम वास्तव में है क्या।
ये एकेश्वरवादी थे, एक ही ईश्वर को मानते थे। आज भी एकेश्वरवादी हैं, आज भी एक ही ईश्वर को मानते हैं। इनके अनुसार सृष्टि का कर्ता अल्लाह है, यानी ईश्वर एक ही है। ठीक है, एक ही ईश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है। ये एक ईश्वर को मानते हैं जिसका कोई आकार स्वरूप नहीं है। ये निरंकारी ईश्वर को मानते हैं। ठीक है, यानी आज भी आप देखते होंगे कि मस्जिदों में आप देख सकते हैं कि कोई मूर्ति नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि ये उसका आकार ही नहीं बताते कि आकार कैसा है। वो कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, जिसे अल्लाह कहते हैं। ठीक है, ईश्वर कहते हैं अल्लाह। और इन्होंने कहा था कि देखिए इस सृष्टि का निर्माण करता ईश्वर है, लेकिन उसका कोई आकार स्वरूप नहीं है। याद रखना है इसको। ठीक है, चलिए, तो खलीफा कौन थे? अमर। पहली बार आक्रमण हुआ था 636 AD में, जो कि असफल हो गया था। याद रखना, ऐसा मानते हैं कि आप लोगों ने अभी तक सिर्फ यही पढ़े होंगे कि भाई भारत पर अरबों का आक्रमण 712 AD में हुआ था। उससे पहले देख लीजिए कितने आक्रमण हुए थे। चलिए, दूसरे नंबर का, दूसरे उसमें क्रमानुसार नहीं है, लेकिन डेट वाइज दूसरा जो आक्रमण मानते हैं तो वो आक्रमण मानते हैं 644 AD। तो दूसरा आक्रमण की बात करें तो वर्ष कौन सा है? वर्ष की देख लेते हैं। वर्ष, तो वर्ष भैया कौन सा है? वर्ष है 644 AD। 644 AD में अरबों ने दूसरा अभियान भेजा था। अरबों ने इस्लाम के प्रचार प्रसार को लेकर के भारतीय लोगों में इस्लाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दूसरा अभियान भेजा था 644 AD में। इस समय इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता का नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। नेतृत्व किसने किया था? यानी किसके नेतृत्व में ये अरबी लोग भारत आए? तो इसका नाम था अब्दुल्ला बिन उमर। अब्दुल्ला बिन उमर के नेतृत्व में इस्लामी लोग भारत आए, यानी अरबी लोग भारत आए दूसरे नेतृत्व में। और यह जो अभियान था वो स्थल मार्ग से हुआ। कहाँ से हुआ? स्थल मार्ग से। याद रखना, स्थल मार्ग से ये भारत आए। और इस समय कहाँ, कौन से क्षेत्र में? यानी मकरान के पश्चिमी सिंध में इन्होंने आक्रमण किया। मकरान आज वर्तमान में पाकिस्तान में है। मकरान के पश्चिमी सिंध में आक्रमण किया। ठीक है, ये दूसरा आक्रमण था। और ये कैसा आक्रमण था? आक्रमण हुआ था सफल। कैसे हो गया था? आक्रमण सफल हुआ था। तो पहला सफल अरब आक्रमण हुआ था 644 AD में। इस समय खलीफा कौन थे? इस समय खलीफा बन चुके थे इस्लाम के खलीफा। इनका नाम था उस्मान। खलीफा कौन थे? उस्मान खलीफा थे। याद रखना, उस्मान खलीफा बन चुके थे। तीसरे खलीफा आ चुके थे, कौन? उस्मान। तो उस्मान खलीफा बने। और पहला ये सफल आक्रमण, जब ये आक्रमण सफल हो गया था तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये यहाँ पर ये रुके क्यों नहीं? हुआ क्या? क्योंकि आपको पता है कि अरब के रेगिस्तान में ऊँट सर्वाइव करते हैं। क्या करते हैं? ऊँट सर्वाइव। और ऊँट सबसे महत्वपूर्ण होता है इनके लिए पशु। जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने देखा कि जिस क्षेत्र पर इन्होंने विजय प्राप्त करी वो क्षेत्र पूरे का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। कैसा है? पहाड़ी क्षेत्र। और पहाड़ी क्षेत्र पर ऊँट सर्वाइव नहीं कर सकते। ये जब भारत आए, भारत में इन्होंने इस क्षेत्र को जीत लिया, तो यहाँ से कुछ समय यहाँ रहने के बाद ये वापस कहाँ लौटे? अरब लौटे। अरब के खलीफा से यानी उस्मान से इन्होंने कहा कि मालिक देखिए, वहाँ पर हमारे रहने और हमारे खाने के लिए कोई भोजन सामग्री नहीं है। ठीक है, दवाइयाँ नहीं है, पानी की कमी है। वहाँ उस क्षेत्र में पानी की कमी है। और इन्होंने बहुत सारे रीज़न बताए कि पानी नहीं है पीने के लिए, ऊँटों के लिए पानी नहीं है, ऊँट सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पर, ऊँट जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि ऊँट पहाड़ियों पर नहीं रह सकते, नहीं चल सकते हैं। और जिस क्षेत्र को हमने कब्जे में लिया था वो क्षेत्र, ठीक है, यानी उस क्षेत्र में ना तो फल है, ना फूल है, ना सब्जी है, ना पानी है, यानी हमारे खाने के लिए कुछ भी ऐसी वहाँ सामग्री नहीं है। इसलिए हम इस क्षेत्र को छोड़ करके वापस आ गए। ठीक है, तो इन्होंने उस समय खलीफा को जिस तरीके की बातें बताई, खलीफा ने वो बातें मान ली और ये वापस चले गए थे यहाँ से। तो ये जीता तो था इन्होंने क्षेत्र, लेकिन जीत के बाद भी ये इस क्षेत्र को छोड़ करके वापस चले गए। ठीक है, लेकिन सफलता प्राप्त कर ली थी इन्होंने आक्रमण करने में। तो दूसरा आक्रमण इनका सफल आक्रमण हुआ था अरबों का। हम 712 का आक्रमण पढ़ते हैं कि वही सफल आक्रमण था। ठीक है, उससे पहले इस आक्रमण को भी देख लेना।
जहाँ भी आपने पढ़े होंगे वो चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं। मैं कह रहा हूँ कि हाँ पढ़ी हैं आपने, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों से भी आपने पढ़ी हैं, बहुत बड़े बड़े टीचरों से आपने पढ़ी हैं, लेकिन वो कभी भी आपको पूरी बातें नहीं बताते, याद रखना। अगर कोई इस बात को झुठला दे तो मुझे बता देना, मेरे पास तथ्य भी है, प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा दूँगा, बुक के माध्यम से भी दिखा दूँगा आपको कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। और कुल मिलाकर के 15 आक्रमण हुए थे अरबों के। चलिए आइए तीसरे अभियान की बात करते हैं कि कब आया था तीसरा अभियान। जब ये अभियान सफल हो गया था तो इसके बाद तीसरा अभियान फिर भेजा। इसके लगभग कम से कम 12-14 साल बाद फिर से एक तीसरा अभियान आया। तो चलिए अभियान देख लेते हैं, तीसरा अभियान। तीसरा अभियान, ठीक है। क्योंकि तीसरा अभियान इन्होंने किस प्रकार भेजा, क्योंकि अरब में फ़िलहाल कुछ तरीके से गृह युद्ध से चल रहे थे और खलीफा के पद को लेकर के लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय कि कौन खलीफा बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो इस कारण वो इस भारत की ओर उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया था। लेकिन जब अली खलीफा बने उस समय अली के शासनकाल में फिर से एक अभियान भारत की तरफ आया। ये क्यों भारत आ रहे थे, ये भारत आने का इनका एक ही मकसद था, इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम को भारतीय लोगों तक पहुँचाना, इस्लाम के बारे में भारतीय लोगों को बताना और अधिक से अधिक क्षेत्र पर इस्लाम का विस्तार करना, ये इनका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, चलिए। तो कब आया था, वर्ष की बात करें तो ये वर्ष था भैया 659 AD। 659 AD में तीसरा अभियान भारत आया। और इस समय खलीफा कौन थे, खलीफा थे इस समय अली। ठीक है, लेकिन किसके नेतृत्व में भारत आए, ये नेतृत्व में भारत आए थे किसके में, तो इनका नाम था अल हरीस। क्या नाम था, अल हरीस। अल हरीस के नेतृत्व में, ठीक है, ये भारत आए। और भारत आने के बाद यहाँ पर ये भी आक्रमण असफल रहा। अल हरीस पराजित हुआ और पराजित होने के बाद ये वापस चले गए। सभी के सभी सिंध वाले क्षेत्रों से आ रहे थे, ठीक है, याद रखना। तो ये वापस चले गए यहाँ से, ठीक है। और खलीफा कौन थे इस समय, इस्लाम के खलीफा, इनका नाम था अली और अल हरीस। याद रखना इस चीज़ को। अल हरीस के नेतृत्व में ये भारत आए लेकिन पराजित हुए और पराजित होकर के वापस कहाँ पहुँच गए, अरब पहुँच गए। ठीक है, चलिए। इसके साथ साथ चौथे अभियान की बात करें तो चौथा अभियान था, ठीक है, चौथा अभियान वर्ष की बात करें कि वर्ष कितने में, तो वर्ष भैया 664 AD। 664 AD। यहाँ पे इस समय खलीफा कोई नहीं था। ठीक है, खलीफा क्यों नहीं था, क्योंकि अली की मृत्यु के बाद खलीफा के पद को लेकर के लड़ाई होने लगी, क्योंकि 4 प्रमुख खलीफाओं को महत्वपूर्ण माना जाता है। खलीफा के पद को लेकर के लड़ाई होने लगी और खलीफा का पद उस समय नहीं बन पा रहा था। इसी को लेकर के करबला के मैदान में युद्ध भी हुआ था, जिसमें हुसैन और यजीद के मध्य युद्ध हुआ। हुसैन इसमें पराजित हुए, यजीद इसमें विजय हुआ और यजीद खलीफा बने। ठीक है, तो आगे बताएंगे, वो मैंने पिछली क्लास में मैंने बताया भी था कि आप इस चीज़ को पढ़ भी लेना, वहाँ पे जा करके पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो 664 AD में इस समय अभियान आया और यह भी पराजित हुए। किसके नेतृत्व में आया, अल मुहल्लब के नेतृत्व में। नेतृत्व किसने किया था, तो नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था अल मुहल्लब। अल मुहल्लब के नेतृत्व में ये भारत आए, अरबी भारत आए। अल मुहल्लब मारा गया और पराजित हुआ। ये भी असफल अभियान हो गया था। और ये किससे हुआ था, ये भी स्थलीय मार्ग से अभियान हुआ था। ठीक है, चलिए। कुछ समय के लिए अभियान रुक गए और अरबों ने भारत पर आक्रमण करना बंद कर दिया। बार बार आक्रमण कर रहे थे, पराजित हो रहे थे, फिर से आक्रमण कर रहे थे, फिर पराजित हो रहे थे। लेकिन छुटपुट आक्रमण होते रहे, सभी के सभी असफल हुए, क्योंकि भारत में उस समय जो राजनीतिक स्थिति थी उस समय की मजबूत थी। लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक स्थिति, ठीक है, सामाजिक स्थिति कमज़ोर होती चलेगी। उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके अरबी लोग फिर से भारत आए। कब आए भारत, चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम आक्रमण की बात करेंगे। हुआ क्या, धीरे धीरे जो 7वीं शताब्दी थी वो समाप्त हो गई। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 8वीं शताब्दी लग चुकी थी। तो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कब, 8वीं शताब्दी, आठवीं शताब्दी के प्रारंभ में
8वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरबों ने बलूचिस्तान में मकरान जीत लिया। कब जीत लिया? अरबों ने बलूचिस्तान एवं मकरान जीत लिया। क्योंकि ये महत्वपूर्ण भी था, क्योंकि बार बार यहीं से आ रहे थे और ये भारतीय क्षेत्र के हिस्से थे। तो बलूचिस्तान जीत लिया और मकरान जीत लिया। ठीक है, अरबों की ये सिंध की विजय थी और अरबों के लिए ये सिंध का मार्ग खुल चुका था यहीं पर। भाई अब इसके लिए और भी आसान हो गया। तो अरबों के लिए सिंध का मार्ग खुल गया। जो पहले आ रहे थे, बार बार आ रहे थे, पराजित हो रहे थे, लेकिन 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में इनको सफलता प्राप्त हुई और सफलता प्राप्त करने के बाद इन्होंने बलूचिस्तान को जीता। बलूचिस्तान वर्तमान पाकिस्तान, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यहीं तक है। बलूचिस्तान के सुत्कांगेडोर मैंने बताया था पाकिस्तान में पड़ता है, ये भारत का हिस्सा था उस समय। ठीक है, क्योंकि 1947 के बाद ये अलग हुए हैं। और मकरान वाला क्षेत्र, मकरान भी है बलूचिस्तान से ही लगता, बलूचिस्तान में ही है, लेकिन पहले अलग अलग थे। इन दोनों क्षेत्रों को जीत लिया था किसने? अरबों ने। और अरबों के लिए सिंध का मार्ग खुल गया। जब अरबों ने 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में उस समय भारत पर आक्रमण किया, तो आक्रमण जिस क्षेत्र पे किया था उसका नाम थी सिंध था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, 5वें आक्रमण का कारण क्या था, पहले कारण जान लीजिए। उस समय जो आक्रमण, 5वां नहीं मतलब वैसे इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ क्रम वाइज। तो कारण क्या था, कारण समझ लीजिए कि कारण आक्रमण करने का, अगला अभियान का आक्रमण का कारण ये था कि जहाज़ को लूटना। ठीक है, कि पानी वाले जहाज़ को लूटना, पानी के जहाज़ को लूटना। अब ये घटना कौन सी हुई थी? देखिए हुआ क्या था, आपको पता है कि इधर क्या पड़ता है, श्रीलंका पड़ता है। मैं नक्शा मैप बना देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ ठीक से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्या है, ये है श्रीलंका, इधर श्रीलंका, यहाँ पर श्रीलंका है और आप जानते हैं श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, ये श्रीलंका है। यहाँ पर इसके इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान वाला हिस्सा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से। तो यहाँ पर पड़ता है मकरान, और यहाँ पर इस मकरान तट पर ही एक बंदरगाह था, इसका नाम था देवल बंदरगाह। ठीक है, याद रखना इसको। एक बंदरगाह इधर था, एक यहाँ पे देवल, एक यहाँ पे गुजरात वाले क्षेत्र में था, एक बंदरगाह यहाँ। तो ये था मकरान के तट पर ये बंदरगाह, इसका नाम था देवल बंदरगाह। देवल बंदरगाह। इस समय 708 एडी की बात है। 708 एडी में श्रीलंका का एक शासक था। वह शासक यहाँ से कुछ एक जहाज़ भेजता है, पानी का जहाज़, और पानी का जहाज़ इस तरीके से जाता है। और ये जब इस बंदरगाह पर जाता है, बंदरगाह से होकर जाता है, तो यहाँ पर कुछ लुटेरी जनजातियाँ रहती थी जो अपने लूट का कुछ माल किसको देती थी? दाहिर को देती थी, जिनमें मेड़ थी, तनकार थी, ये जातियाँ थीं। तो श्रीलंका के शासक ने अरब के शासक, ठीक है, अरब के गवर्नर जिसका नाम था हज्जाज, ठीक है, और उस समय खलीफा कौन था? ठीक है, खलीफा का नाम था, मैं बताता हूँ अभी, खलीफा का नाम था वलीद। क्या नाम था? वलीद खलीफा था। वलीद कौन था? खलीफा। और हज्जाज कौन था? इस खलीफा का गवर्नर था। गवर्नर यानी सेनापति, गवर्नर, इराकी गवर्नर, ये इराक का गवर्नर था। और ये हज्जाज कौन था? दमिश्क का उस समय खलीफा था। किसका? दमिश्क का।
दमिश्क। दमिश्क का खलीफा कौन था? वलीद। और इराक़ का गवर्नर कौन था? हज्जाज। हज्जाज को प्रसन्न करने के लिए, खलीफा को प्रसन्न करने के लिए श्रीलंका का शासक एक जहाज़ भेजता। उस जहाज़ में कुछ पितृहीन मुस्लिम स्त्रियां थीं, लड़कियां थीं। इन लड़कियों को ये कहाँ भेजता है? इस्लाम की सुरक्षा और रक्षा करने वाले व्यक्ति के पास भेजता है। उसका नाम था वलीद। वलीद के पास भेजता है। अब होता क्या कि जब ये बंदरगाह से होकर गुजरती हैं तो यहाँ की कुछ जनजातियाँ इस जहाज़ को लूट लेती हैं। इन जनजातियों में कौन कौन सी थी? जैसे मेड़ थी, तनकार थी, ठीक है। इनका कार्य क्या था? जैसे मेड़, तनकार, कुर्क और संगार, ये कुछ जनजातियाँ थी, लुटेरी जनजातियाँ। इनको याद रखे ना, लुटेरी जनजातियाँ। लुटेरी जातियाँ कौन कौन सी थी? एक थी मेड़, तनकार, ठीक है, कुर्क और संगार। इनका मुख्य कार्य था लूट करके अपना जीविका चलाना, अपने जीविका के साधन उपलब्ध करना। इनका ये प्रमुख कार्य था, ठीक है। और ये कहाँ थी? देवल के बंदरगाह पे थी। जब इन्होंने श्रीलंका से जा रहे जहाज़ को, पानी के जहाज़ को लूट लिया तो उस समय हज्जाज ने इसके पास एक सूचना भेजी कि मेरा जो जहाज़ लूटा गया है, उस लूटे हुए जहाज़ को सामान सहित और उन लोगों को जिन्होंने मेरा जहाज़ लूटा है, उन लोगों को मुझको सौंपा जाए। दाहिर उस समय सिंध का शासक था। ये सिंध था, पूरा ये सिंध था, यहाँ का शासक था। सिंध ने कहा देखिए भाई, देखिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना तो हमें ये पता कि जहाज़ किसने लूटा है और ना ही हमें ये पता कि वो लूटने वाली जातियाँ कौन सी हैं। जबकि ऐसा माना जाता है कि ये लूट के माल का कुछ प्रतिशत किसको देती थी? दाहिर को देती थी। दाहिर ने देने से मना कर दिया, इन हज्जाज से मना कर दिया कि देखिए मैं नहीं जानता कि वो आपका जहाज़ कहाँ लूटा गया है, किस क्षेत्र पर लूटा गया है, और जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हो वो क्षेत्र मेरे कब्जे में नहीं आता। हज्जाज इस बात को लेकर के बहुत क्रोधित हुआ। खलीफा ने हज्जाज को आदेश दिया कि जाओ सिंध पर आक्रमण करो। किस पर आक्रमण करो? सिंध पर आक्रमण करो। और उसी समय सिंध का जो शासक था, इसका नाम था दाहिर, और उसी समय सिंध पर आक्रमण हुआ था। 608 एडी में ये घटना घटी। 608 एडी में घटना घटी और इसके बाद 611 एडी में एक अभियान भारत आया। कब आया? एक अभियान भारत आया था। तो 608 एडी में, ठीक है, 608 एडी में जो जहाज़ लूटा गया था, तो 608 एडी में ही एक अभियान भेजा, लेकिन यह अभियान भी पराजित हुआ। ये 5वां अभियान था और 6वां अभियान आया था। 6वां अभियान ये कब आया? ये आया था तुम्हारा 611 एडी में। इस समय इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उबैदुल्लाह इस समय इसका नेतृत्व कर रहा था। यह भी पराजित हुआ और मारा गया। इसको दाहिर ने पराजित कर दिया और मार करके यहाँ से भगा दिया। याद रखना, यह पराजित हुआ और मारा गया। तो उबैदुल्लाह मारा गया, पराजित हुआ। 711 एडी में आया। इस बात को लेकर के हज्जाज और ज़्यादा क्रोधित हुआ। इसने फिर एक अभियान भेजा और उस अभियान को इसने यहाँ पर अभियान भेजा, ठीक है। ये 7वां अभियान था, इसको ध्यान रखना। मतलब वैसे नहीं मैं बता रहा हूँ, 7वां अभियान वैसा अभियान। इस अभियान को भेजा और ये कहाँ से आया था? ये समुद्री मार्ग से आया। पहली बात तो ये समुद्री मार्ग से आया। कहाँ से आया? समुद्री मार्ग से। यह अभियान पहला ऐसा अभियान जो समुद्री मार्ग से हुआ। इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था बुंदेल। बुंदेल इसका नेतृत्व कर रहा था। इसके साथ ओमान की नौसेना भेजी गई, ठीक है। इसके साथ ओमान की नौसेना भेजी गई। इसके साथ ओमान की नौसेना भेजी गई। यह भी पराजित हुआ और मारा गया। ये भी पराजित हो गया तो मार दिया गया था। हज्जाज और वलीद अभी भी कौन है? गवर्नर और खलीफा हैं।
इनको बहुत गुस्सा आ रहा था उस समय कि भाई मैं जिस अभियान को भेज रहा हूँ वही पराजित होकर के आ रहा है, कितना ही भी बढ़िया अभियान भेज दो पराजित होकर आ रहा है, बार बार मारे जा रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो बुंदेल के नेतृत्व में बुंदेल भी पराजित हुआ और मारा गया, और ये नौसैनिक अभियान था, पहली बार समुद्री मार्ग से आए। ठीक है, इसके बाद हज्जाज ने क्या काम किया, हज्जाज ने अपने बेटे यानी अपने भतीजे, बेटा ही था भतीजा और संग में दामाद, इसको भेजा था 712 AD में। यही सफल आक्रमण करेगा। एक सफल आक्रमण पहले हो चुका था 644 में, अब एक सफल आक्रमण अब होगा, और अब पूरी तरीके से जो इस्लाम था वो भारत में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं रोकेंगे। क्लास को देखना ना भूलें, आगे की क्लास और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, जिसमें से हम आगे बात करेंगे 8वां अभियान, और इस अभियान का नेतृत्व कौन करेगा। इस अभियान का नेतृत्व करेगा मोहम्मद बिन कासिम, और कासिम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो इस्लाम को भारत में लेकर के आता है, और यहाँ पर दाहिर और इसके मध्य युद्ध होगा जिसमें दाहिर पराजित होगा। तो इस क्लास को करना ना भूलें, और इसके बाद आने वाली क्लासों को भी करना ना भूलें। आज की क्लास को यहीं छोड़ेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, और क्लास को करते रहें, देखते रहें, बने रहें। नमस्ते।